हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार रीट लेवल 2 की जो मेंस की एग्ज़ाम है उसके साइंस के जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस में टॉपिक के अकॉर्डिंग आरबीएससी की यानी जो राजस्थान बोर्ड के अंदर बुक्स चलती है उनको हम 6 से लेकर के 10th तक की कंप्लीट करने वाले हैं। और क्लास 6 की जो है आज जो बायोलॉजी वाले पोर्शन में से जो जो टॉपिक आपके बनते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। केवल आज हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एक है हमारा 8th चैप्टर और एक है 9th चैप्टर। इसके बाद में क्लास 6 की जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 7th वाली, फिर 8th, फिर 9th और फिर 10th। पहले हम बायोलॉजी पोर्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में फिजिक्स पोर्शन और उसके बाद में केमिस्ट्री पोर्शन। ठीक है, हम पूरी बुक जो है वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, वही टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे रीट के 3rd ग्रेड का जो सिलेबस आया है उसमें दे रखे हैं। ठीक है, आज हमारा चैप्टर है सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये हमें समझने में उपयोग करेंगे। जो हमारे विषाणु, प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं वो हमारे काम आएंगे आगे, जो रोग फैलने वाले हैं उनके बारे में, तो वो आपके सिलेबस में है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों देखिए, अपने आसपास जो है सजीव बहुत सारे पाए जाते हैं। सजीव कौन से होते हैं आप सभी लोग जानते ही हैं, जो श्वास लेते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, इस प्रकार के आप सभी लोग इनको जानते ही हैं। सजीव और निर्जीव के बारे में बहुत अच्छे से आपको अंतर पता होगा। अब कुछ बड़े होते हैं जैसे कि आपकी ब्लू व्हेल है, हाथी है, बरगद का पेड़ है, और जबकि कुछ छोटे होते हैं जिन्हें आप आँख से भी नहीं देख सकते, जैसे अमीबा है, जीवाणु है, वायरस है, ये सभी। तो ऐसे जीवों को जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे, तो ऐसे जीव को फिर हम क्या कह देंगे? सूक्ष्म जीव कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या होता है, यानी ये माइक्रोस्कोप जो होता है वो क्या होता है? तो ये माइक्रोस्कोप ऐसा एक दोस्तों आपका यंत्र है, उपकरण है, जिसके माध्यम से आप सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें आसानी से देख सको, ऐसा जो यंत्र होता है उसे कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र। ठीक है, चलिए ये फिर एक एग्जांपल दिया गया है कि ब्रेड वगैरह जो अगर थोड़े दिन आप घर पे पड़ी रखते हैं तो उसके ऊपर जो है जिसे आप है ना फफूंद कहते हैं या मून कहते हैं वो जम जाती है। ऐसे ही आपके अचार वगैरह जो है उनके अंदर भी ये जम जाती है कई बार। ठीक है, ये डायग्राम दिए गए हैं। जैसे अमीबा है तो मैंने आपको याद करने के लिए बताया था कि वॉमिटिंग का आप याद रख सकते हो कि वॉमिटिंग जो होती है वो अमीबा से रिलेटेड है। जो अपनी जूतियाँ होती है, जो मोजड़ी जिसे कहते हैं, वो पैरामीशियम जैसा दिखाई देता है। ये आपके वायरस है जिसे आप बोल्ट से याद रख सकते हो, जो बोल्ट होता है उसके जैसा होता है वायरस। ठीक है, जीवाणु तो सिंपल सा आकार है, कुछ भी बना दो ऐसे 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 ऐसे, बस ये थोड़े से लंबे कर देना तो ये जीवाणु कहलाएंगे। कवक है तो ये रहे आपके कवक। ठीक है, कवक अगर जो है आपको याद नहीं रहते हैं तो ये देखो इस टाइप के ही है। ये मशरूम जो होता है वाइट कलर का, जो अभी सर्दियों में बरसात के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देता होगा। बरसात के अंदर जैसे ही बरसात थोड़ी सी कम होगी तो वाइट कलर के ये एकदम होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप पकड़ते एकदम टूट जाए। इसे कहते हैं अपन क्या? मशरूम कहते हैं। ये है अपना शैवाल और ये है अपने कवक। ठीक है, ये भी अपना कवक है, ये भी कवक है। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ डायग्राम है जो आपको याद रखने चाहिए, काम आते हैं आगे कभी कभी हमारे एग्जाम में। अब बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव आखिर कितने प्रकार के होते हैं। देखो, जिन्हें आप अपनी नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते उन्हें भी अपन ने कई प्रकारों में बांट रखा है। तो अपनी बहुत ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, उस वजह से जिस चीज़ को नहीं देख सकते उसके भी प्रकार है हमारे पास। और कितने प्रकार है सूक्ष्म जीवों के? 6 प्रकार है। पहला कौन सा है? वायरस, विषाणु। दूसरा है माइकोप्लाज्मा। तीसरा है जीवाणु। चौथा है कवक। पांचवा है प्रोटोजोआ और छठा है शैवाल। तो विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब इन 6 के 6 सूक्ष्म जीवों की बात करेंगे। तो पहला सूक्ष्म जीव कौन सा है? विषाणु, जिसे हम वायरस कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। तो ये सूक्ष्मतम संरचनाएं हैं। इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं। ये चीज़ पूछी जाती है कि ऐसी आप जो है आपके सूक्ष्म जीव का प्रकार बताइए जो सजीव और निर्जीव के बीच में योजक का काम करता है, जो जोड़ने का काम करता है। तो वो है आपके विषाणु, क्योंकि विषाणु के अंदर
सजीव और निर्जीव दोनों ही गुण पाए जाते हैं। प्रकृति में ये निर्जीव की तरह रहते हैं, जबकि जब जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये सजीव की भांति जो है आपके क्या हो जाते हैं, वृद्धि करते हैं और गुणन होने लगता है इनका। समझ में आ गई बात। तो यह पादपों और जंतुओं में कई प्रकार के रोग भी फैलाते हैं। जैसे रोग में आपका पहला एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस, फिर है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जिसे आप HIV कहते हैं। तो ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ये है टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये नाम आपको याद रखने हैं। आगे इनसे फैलने वाली जब अपन बीमारियों के बारे में और मानव स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तब ये चीज़ें हमारे काम आएगी। ठीक है, तो विषाणु क्या है, सूक्ष्मतम संरचनाएं हैं जो सजीव और निर्जीव के बीच में योजक कड़ी के रूप में होती है, क्योंकि विषाणु के अंदर सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये प्रकृति में जनरली तो निर्जीव होते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी सजीव के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर ये भी सजीव हो जाते हैं और ये वृद्धि और गुणन करने लगते हैं। ठीक, चलो अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। किसकी बात करते हैं, माइकोप्लाज्मा की। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, ये बात याद रखना कि माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका है जो जीवाणु फिल्टर में से भी जन जाती है। ये जीवाणुओं के फिल्टर करने का जो होता है फिल्टर, उससे भी दोस्तों मतलब छानने की एक फिल्टर करने का तरीका होता है, उसमें से अगर आप इसको छानोगे तब भी ये उससे भी बाहर आ जाती है, मतलब उससे भी छोटी है। इसके द्वारा पादपों के अंदर जो है बैंगन का जैसे लघुपर्ण है, तिल की फिल्लोडोडी नामक जो है रोग होता है। इन्हें पादप जगत के बहुरूपिया यानी जॉकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। किसको, माइकोप्लाज्मा को आप बहुरूपिया यानी जॉकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। और इन माइकोप्लाज्मा की वजह से ही पादप यानी बैंगन के अंदर तो हो जाता है लघुपर्ण रोग और तिल की जो है फिल्लोडी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है अपने जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। ये कैसा जीव है, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। हमारे आसपास के प्रत्येक स्थान पर जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे कि ई कोलाई है, लैक्टोबैसिलस है, ये सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है कवक, जिसे हम कहते हैं फंगी। इन्हें फफूंद या फंगस या कवक भी कहते हैं। ये एक कोशिका से लेकर के बहुकोशिक संरचना वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। कौन, कवक जो है वो स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते। उसके पीछे रीजन ये है कि इनके अंदर जो पर्णहरित होता है वो नहीं पाया जाता है। कुछ कवक मृतपोजीवी के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण की विधि द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपका मशरूम है तो वो सांप की छतरी जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ कवक जो है पादपों एवं जंतुओं द्वारा परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं है तो गेहूं के ऊपर जो कवक पाया जाएगा वो कौन सा होगा, पक्षीनिया ग्रैमिनिस। कौन सा होगा, पक्षीनिया ग्रैमिनिस। टिट्रिसाई यानी काला कीट रोग। और बाजरे के अंदर होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला जिसे हम जोगन रोग भी कहते हैं। ठीक है, कुछ कवक शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। तो कवक को ही हम फफूंद या फंगस कहेंगे। ये एक कोशिका से लेकर बहुकोशिक तक कुछ भी हो सकते हैं। इनके अंदर पर्णहरित नहीं पाया जाता, और जब पर्णहरित नहीं पाया जा रहा है तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए ये किसी और पर डिपेंड करते हैं। ये डिपेंड करते हैं मृतपोजीवी, जो आपके मृत्यु के उपरांत जो बचा हुआ जीव है, मतलब मर गया जो जीव, उसके ऊपर जो सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ है उसके अवशोषण की विधि से ये भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपकी जो मशरूम है वो सांप की छतरी भी कही जाती है, तो मशरूम उसी का एक एग्जाम्पल है। फिर आ जाता है कुछ कवक जो है पादपों एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में। तो कुछ पादप है, जंतु है, उनके ऊपर जैसे कि आपका एक जो है आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे जो अपने ये ब्रेड वगैरह के ऊपर फफूंद वगैरह जम गई है, तो ये पादप और जीवाणुओं के बीच में ही आपके परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, समझ सकते हैं। फिर जैसे कि आपका गेहूं है तो गेहूं के अंदर जो कवक पाया जाता है, या बाजरे के अंदर है तो गेहूं में कौन सा है,
पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिट्रिसाई, जिसे हम काला कीट रोग कहते हैं। ये याद रखना कि गेहूं को कौन सा रोग होता है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिट्रिसाई, काला कीट रोग। और बाजरे को होता है स्केलेरो स्पोरा ग्रामिनिकोला, जिसे हम जोगन रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? जोगन रोग भी कहते हैं। तो कुछ कवक जो है शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट कवक के बाद में आ जाता है प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ जो है ये एक कोशिकीय जीव है। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सभी प्रोटोजुआ के ही उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है शैवाल, जिसे हम एल्गी कहते हैं। शैवाल को हम क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। तो शैवाल के बारे में बात करते हैं। तो शैवाल भी एक कोशिका से लेकर बहुकोशिकीय संरचना वाला पादप है। जैसे कवक है वो एक कोशिकाओं से लेकर बहु कोशिकाओं तक है, वैसे ही शैवाल के अंदर भी एक कोशिकाओं से लेकर बहु कोशिकाएं होती है। और शैवालों की जो उपस्थिति के कारण ही दोस्तों आपका जो तालाब है, नदी है, पोखर है, नाले हैं, इन सभी का जो पानी होता है ना वो कभी कभी हमें हरा दिखाई देता है। जो इसके ऊपर क्या हो जाती है, एक लेयर जम जाती है हरे कलर की। वो किसकी वजह से होता है? वो शैवालों की वजह से ही होता है, एल्गी की वजह से ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए इसके एग्जाम्पल्स में तो शैवाल में पहला आ जाएगा क्लेमाइडोमोनास क्लोरेरा, जिसे हम यूकैरियोटिक एक कोशिकीय कहते हैं। फिर है स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स है, जिसे हम यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय कहते हैं। नीलहरित शैवाल है, जिसे प्रोकैरियोटिक और बहुकोशिकीय भी कहते हैं। तो शैवाल क्या होते हैं आप लोगों को पता ही होगा, एक कोशिका से बहुकोशिका सरल संरचना वाले पादप। शैवालों की उपस्थिति के कारण ही तालाब है, नदी है, इनका जल हरा हो जाता है। ठीक है। और क्लेडोमाइड इसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, फिर है स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स है, नीलहरित शैवाल है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये 6 प्रकार थे आपके सूक्ष्म जीवों के। 6 के 6 प्रकारों के एग्जाम्पल देखे और 6 के 6 प्रकार है क्या वो हमने समझ लिया। तो इन सभी के बारे में इनकी जो विशेषताएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर इनसे सीधा पूछ लिया जाए। जैसे क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला कैसा जीव है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इनमें से कोई नहीं या दोनों, तो यूकैरियोटिक है, ऐसे आपको याद होना चाहिए। नीलहरित शैवाल प्रोकैरियोटिक कहलाता है, बहुकोशिकीय होता है। ठीक। अब इसमें जो जीव है वो वायरस है, तो हर बार कोरोना वायरस ही हो ये जरूरी नहीं है। कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो आपके लिए लाभदायक भी होते हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे हानिकारक भी है। ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे, जैसे कि आपका लैक्टोबैसिलस है, तो वो हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि उसी की वजह से दूध दही में कन्वर्ट होता है। ठीक है। जबकि आपके हो सकता है कि जो फफूंद आ रही है वो एक वायरस आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि ब्रेड खराब कर देता है। ठीक है। तो ये इसके लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और जो हानिकारक है उनके बारे में बात करेंगे। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल है। दही बनने वाला, तो दही बनने में जो है लैक्टोबैसिलस आपके उपयोगी होता है। अब अपन बात करते हैं सूक्ष्म जीवों के कुछ जो लाभ हैं। जैसे पहला, खाद्य सामग्री के निर्माण में, जैसे आप दही बनाते हो तो लैक्टोबैसिलस है, पनीर है, सिरका है आदि के निर्माण में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। ईस्ट जो होता है उसी से क्या बनती है, डबल रोटी बनती है। जलेबी बनाने हेतु भी जो आपका प्रयुक्त घोल है उसमें खमीर जो होता है, खमीर यानी खमण। ठीक है। तो उस खमीर को उठाने के लिए भी किया जाता है। क्लोरेला जो होता है उसका उपयोग हम सूप और अन्य पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। क्लोरेला से निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाई जो आपके वायरस है, जीवाणु है, वो हमारे लिए काम के हैं। औषधि निर्माण में तो आपका जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है वो जीवाणु से विटामिन B12 और एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई नामक जीवाणु से रोग प्रतिरोधक पदार्थ जो होते हैं वो तैयार किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जो जीवाणु है उससे विटामिन 12 तथा एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई नामक जीवाणु से, इन तीनों के यूज से रोग प्रतिरोधक जो पदार्थ होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। ऐसे ही जो पेनिसिलियम नामक एक कवक होता है, इस पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक एक आपके जीवन रक्षक औषधि भी बनाई जाती है, और फिर इसका उपयोग हम टीके और प्रतिजैविक के रूप में करते हैं। ये जो हमारा पेनिसिलिन जो आपका जीवन रक्षक औषधि है, जिसे पेनिसिलियम से बनाया जाता है, इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ऐसे ही आपके
जो मटर है, दलहन जितनी भी होती है, मूंग है, मोठ है, चना है, इनकी जड़ों के अंदर पाया जाने वाला जो राइजोबियम जीवाणु होता है, वो राइजोबियम जीवाणु भी बहुत उपयोगी है। किसमें है? तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। कैसे? तो देखिए, जीवाणुओं की कई प्रजातियां और कई अन्य सूक्ष्म जीवों के द्वारा वातावरण में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को पादपों हेतु उपयुक्त यौगिकों में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी जो वातावरण के अंदर नाइट्रोजन है अवेलेबल, उस नाइट्रोजन से उसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना किसमें? एक उपयुक्त यौगिक के अंदर, वो जो किया जाता है वो जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है और ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण अथवा नाइट्रोजन यौगिकीकरण। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि आपका मूंग है, मोठ है, चना है, मटर है, इनकी जड़ गुल्लिकाओं यानी कि रूट नूडल्स जो है, नोडल्स होती है ना, रूट मतलब उसके अंदर पाए जाने वाला जो राइजोबियम जीवाणु है वो यही काम करते हैं। क्या करते हैं? वातावरण के अंदर उपस्थित जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को एक उपयुक्त यौगिक यानी कि यूजफुल एलिमेंट या कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट करके हमारे लिए उपलब्ध करवाते हैं। तो ये राइजोबियम जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो लाभदायक जो है हमारे क्या लाभ है? तो खाद्य पदार्थ निर्माण करने में इनका उपयोग है, औषधि निर्माण में है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी इनका उपयोग होता है। ठीक है, जो गांठदार संरचना वाली गांठ या फिर जड़ होती है उसे हम कहते हैं गांठें या गुल्लिकाएं। ठीक है, इन्हें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं इनके अंदर, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर बदल देते हैं और फिर ये जो नाइट्रेट है वो भूमि उपजाऊ बनाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत ही यही नाइट्रेट जो नामक यौगिक होता है वो होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और नाइट्रोजन प्रोटीन का अभिन्न घटक भी है। ठीक है, यूरिया वगैरह जो होता है उसका। और इसी प्रकार से ये फिर जो है भाई पेड़ पौधों से वापस ज़मीन को, ज़मीन से वापस पेड़ पौधों को, ये जो मिलने का पूरा प्रोसेस है उसे कहा जाता है नाइट्रोजन चक्र। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। ये आप खुद पढ़ सकते हैं। फिर है ह्यूमस निर्माण में। तो ह्यूमस निर्माण में भी जीवाणु जो है वो लाभदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि जीवाणु ही क्या करते हैं? पत्तियां है, गोबर है, अन्य कोई अपशिष्ट पदार्थ है, उन सब को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो उनको अपघटित होकर के फिर ये किस में कन्वर्ट कर देगा? तो ह्यूमस में बदल जाते हैं। इस कारण से ही जो हमारी मृदा होती है वो फिर उपजाऊ बन जाती है। फिर है टूथपेस्ट जो होता है हमारा वो बनाने में, तो जैंथोमोनास कैपेसिटस नामक जो जीवाणु है उसका उपयोग टूथपेस्ट बनाने में होता है। तो टूथपेस्ट बनाने में उपयोग होने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? जैंथोमोनास कैपेस्ट्रिस। ठीक है, जैंथोमोनास कैपेस्ट्रिस ये आपका है जो टूथपेस्ट बनाने में उपयोगी है। तो ये 5 उपयोग है सूक्ष्म जीवों के, यानी ये 5 तरीकों से आप कह सकते हो कि सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे लिए लाभदायक है। अब इनके हानिकारक होने का रीजन क्या है? और हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अगर वो अच्छी है तो उसमें कुछ ना कुछ बुराई भी जरूर होगी। तो जैसे ये रोग उत्पन्न कर देती है। सबसे पहले तो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु हैं, जो सूक्ष्म जीव है, उन्हें हम क्या कहेंगे? रोगाणु कहते हैं। जैसे ये क्या करते हैं? मनुष्य के अंदर टीबी है, कुकर खांसी है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, हैजा है, मलेरिया है, चर्म रोग है आदि सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। ठीक है, फिर है ऐसे ही एंथ्रेक्स मनुष्य में और जंतुओं में, सूक्ष्म जीवों में होने वाला एक भयानक रोग है। फिर गाय के अंदर जैसे कि खुरपक्का है, मुंह पक्का है, रोग वायरस के द्वारा ही होता है। नींबू का केकर यानी कि जीवाणु जनित और गेहूं की रस्ट यानी कवक जनित रोग है। भिंडी का पित्त सीरा मोजैक जो है वो वायरस जनित रोग है। ये कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी वजह से फैलने वाले जो रोग हैं वो आपको याद रखने हैं। तो सूक्ष्म जीव हानिकारक कैसे हैं? तो ये विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। फिर ये एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि ये आपका नींबू है। इस नींबू के अंदर अगर ऊपर ब्लैक ब्लैक और इस टाइप के दाग वगैरह हो रहे हैं तो आप कहोगे कि इसे सिस्टस कैंकर है। क्या है? सिस्टस कैंकर है। ऐसे ही अगर जो कवक है उसके द्वारा फिर जो नारंगी थी वो पहले से ही थी, अब उसके ऊपर कवक जम जाए यानी फफूंद जैसा, तो ये उसका डायग्राम है। खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाते ही हैं। अनाज है, दाल है, पके हुए फल है, भोजन है, इन सब को अगर थोड़ी देर भी आप ऐसे खुला छोड़ दो या 2-4 दिन तक जो है बिना तेल के वगैरह पड़े रहें तो इन सब के ऊपर फफूंद जम जाएगी और ये सूक्ष्म जीवों के अंदर संक्रमण से हमें फिर बचाता भी है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को विषाक्त करना।
तो खाद्य पदार्थ जो है उन्हें क्या कर देता है, खराब कर देता है। जैसे आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो जीवाणु है वो खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं। इन्हें ग्रहण करने वालों को उल्टी दस्त होने लगेंगे, कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। हाँ, कभी भाई जीव कोई ऐसा खराब सूक्ष्म जीव हो तो हो सकती है मृत्यु भी। ठीक, बहुमूल्य वस्तुएं हैं तो उनको भी नष्ट कर देंगे। जैसे आपकी लकड़ी वगैरह में जो ईदोई वगैरह अपन कहते हैं ना, वो जम जाना है, चमड़ा है उसके ऊपर जो है फफूंद जम जाना है, इस प्रकार से। ठीक है, अब सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय क्या है, तो घरों में अनाज दाल कपड़े इन सबको धूप में सुखाना चाहिए समय समय पर। पकाई हुई दाल है दूध है इनको ज़्यादा जो है भोज्य पदार्थों को ठंडी जगह रखना चाहिए। अचार में तेल मुरब्बे में शक्कर आदि जो है वो डालनी चाहिए। सिरके का उपयोग जो है वो भोज्य पदार्थों को सुरक्षित करना चाहिए। और धान और दालों में पारद गोली या नीम की पत्तियों का उपयोग करना चाहिए। ठीक, अब ये है अपना ये क्वेश्चन पूछा गया है RAS मेंस के अंदर कि खाद्य परिरक्षण क्या होता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। अब खाद्य परिरक्षण यानी फूड प्रीरिजर्वेशन के बारे में अपन बात करेंगे। प्रीजर्वेशन के बारे में, रिजर्वेशन नहीं प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन जो होता है फूड का, उसका मतलब क्या है कि खाद्य पदार्थों व भोजन की पौष्टिकता व गुणवत्ता को यथावत बनाए रखने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं खाद्य परिरक्षण। यानी कि कोई भोजन है तो उसको आपकी जो पौष्टिकता है उसकी गुणवत्ता है वो बनी रहे, वो खराब ना हो जाए, उसे कहा जाता है फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब इसके क्या तरीके हैं, तो इसके 2-3 तरीके हैं। जैसे देखो, पहला तरीका है शीतलन यानी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर रख दो जो भी चीज़ होती है। आपको पता ही होगा, जैसे ही घर पे खाना वाना खाया सब ने फिर बोलते हैं जो बचा हुआ है डाल दो भाई फ्रिज के अंदर। तो फ्रिज क्या करता है कि तापमान जो है वो कम रखता है और कम तापमान के ऊपर सूक्ष्म जीव जो है वो जैविक क्रिया की दर में अत्यधिक कमी आ जाती है और फिर उनकी वृद्धि नहीं हो पाती और रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है सामान फिर जल्दी से ख़राब नहीं होता, हालांकि ख़राब उसमें भी होगा। अब कम ताप पर खाद्य पदार्थों को जो लंबी रखने की विधि है उसे ही कहते हैं रेफ्रिजरेशन, शीतलन। आजकल जो है हमारे किसान भाई वगैरह जो है वो क्या करते हैं, व्यापारी वगैरह, कि खाद्य पदार्थों को जो है बड़े बड़े हॉल है, शीतगृह है, उनमें बना करके कोल्ड स्टोरेज के अंदर रख देते हैं। फिर है आपका निर्जमीकरण यानी सर्टलाइजेशन। तो सर्टलाइजेशन क्या कहता है कि 1 दशक पहले तक इंजेक्शन लगाने से पूर्व एक कांच की सीरीज व सुई को उबालते हुए पानी से गर्म करते थे। ठीक है, ताकि उसके ऊपर जो बैठे हुए जीवाणु वगैरह वो चले जाए। तो इंजेक्शन की सीरीज एवं सुई को उबलते हुए जल में गर्म करके हम क्या करते हैं, रोगाणु मुक्त करने की वो एक प्रक्रिया है। तो रोगाणु मुक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है निर्जमीकरण, यानी कि जम्स जो है वो वहाँ पर नहीं रहने चाहिए। ऑपरेशन के लिए उपयोग में आने वाले सभी जितने भी आपके हैं औजार है, सामग्री है, उनको सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए क्या करते हैं, तो एक ऑटोक्लेव नामक यंत्र आता है, उसका उपयोग किया जाता है। किसका? ऑटोक्लेव नामक यंत्र आता है, जिसकी सहायता से ऑपरेशन के बाद में जो भी या दौरान औजार और सामग्री उपयोग में आई है उन्हें सूक्ष्म जीव से मुक्त किया जा सके। जो प्रेशर कुकर की भांति करता है, पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा भी वस्तुओं को रोगाणु रहित किया जाता है। फिर एक अपने बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है पाश्चुरीकरण, और ये जो है पेस्चुराइजेशन जो होता है वो हमारे बहुत ही काम का है। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके RAS मेंस 2013 के अंदर आया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। इसके अंदर क्या होता है कि आपने डिब्बे वगैरह में जो भी आपका सामान बंद किया है उसको बोतल में भरने से पहले 60 डिग्री तक पहले जो है क्या किया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, फिर इसको ठंडा किया जाता है और ये गर्म ठंडा 2-3 बार ये प्रक्रिया की जाती है ताकि इसके अंदर जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाते हैं। और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की ये विधि जो है वो पाश्चुरीकरण कहलाती है। इन पाश्चुरीकृत खाद्य पदार्थों को डिब्बों में भरने के बाद उसमें जो है हवा वगैरह को निकाल कर दिया जाता है और इसको एक तरफ से हवा के अभाव में सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनके ऊपर डेट लिखी रहती है, 6 मंथ है 9 मंथ है, वो इसी हिसाब से लिखी रहती है। डिक्के पर अंकित जो वह दिनांक है जिससे कि पूर्व उस खाद्य पदार्थ का उपयोग कर लेना है उसे हम एक्सपायरी डेट कहते हैं या एक्सपायरी दिनांक कहते हैं। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ को खरीदने से पूर्व एक्सपायरी दिनांक जो है हमें चेक कर लेनी ही चाहिए। निर्जलीकरण क्या कहता है, तो इसमें खाद्य पदार्थ से जल को निकाल दिया जाता है। उदाहरण और दालों से नमी हटाने के लिए इन्हें धूप में सुखाया जाता है।
उबालकर, तो द्रव खाद्य पदार्थ जो है उबालकर उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। रसायनों का उपयोग ऐसे पदार्थ जो खाद्य प्रसंस्करण में मदद करते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है, इनका उपयोग शरबत, स्क्वैज, केचप आदि में किया जाता है। नमक, शक्कर, तेल और सिरके का उपयोग तो आपका मांस है, अचार है, जैम है, जेली है, सब्जियों के परिरक्षण में नमक, शक्कर, गेहूँ, सिरके का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव नाशक पदार्थ तो गंदे हाथों से जो है धोने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। गंदे आंगन को, शौचालय को, स्नानागार आदि को जीवाणु रहित करने के लिए फिनाइल का उपयोग किया जाता है। जल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है, पोटेशियम परमैंगनेट है पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी उपयोग सूक्ष्म जीव पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। सूक्ष्म जीव है तो विषाणु भी है, कवक भी है और जीवाणु भी है। किस जीव में निर्जीव और सजीव के दोनों गुण होते हैं? विषाणु, प्रतिजैविक, पेनिसिलिन, तो क्या उद्रेपण। ठीक है भाई, प्रतिजैविक यानी पेनिसिलिन। ठीक है, अभी बताया था ना पीछे। और एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? तो ये जो अमीबा है ये अपना एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इसी के साथ में दोस्तों ये अपना जो 8th चैप्टर था वो कौन सा था? तो 8th चैप्टर जो है अपना था सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है ये 8th चैप्टर सूक्ष्म जीव समझ में आ गया होगा। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्यार के लिए, और लव यू ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों।